नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है साथियों, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी और पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का टॉपिक। सर्वोच्च न्यायालय में आज हम देखेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे जो ओथ एंड अफर्मेशन यानी जो शपथ ली जाती है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा, ठीक है। और देखेंगे हम सैलरी अलाउंसेज, वेतन भत्ते देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एडहोक जजेज, जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उनके बारे में देखेंगे। रिटायरमेंट जजेज को से अनुरोध किया जाता है, उनके बारे में देखेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जगह काम करें, उनके बारे में देखेंगे। और जो मेन टॉपिक आज का हमारा वो है रिमूवल ऑफ जजेज, यानी जो न्यायाधीश है उनको हटाने की जो बात है वो देखेंगे। आर्टिकल 124 क्लोज 4 में दिया हुआ है, तो उन चीजों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैलरी एंड अलाउंसेज। क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे सैलरी एंड अलाउंसेज। सैलरी एंड अलाउंसेज यानी वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते, ठीक है। वेतन एवं भत्तों के बारे में देखेंगे, सैलरी एंड अलाउंसेज। और ये हमारे संविधान में आर्टिकल 125 में है, सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ जजेज, आर्टिकल 125, ठीक है। जो आर्टिकल है अनुच्छेद वो आपको रटने नहीं, ऐसे ही चीजों के साथ साथ याद करते चलना। जब रिवाइज करोगे सारे साथ में रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो सैलरी एंड अलाउंसेज, सबसे पहले जो सैलरी एंड अलाउंसेज है वो संसद के द्वारा तय किए जाते हैं टाइम टाइम पे, ठीक है। डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, बाय पार्लियामेंट, ठीक है। संसद द्वारा तय, समय समय पे संसद द्वारा तय किए जाते हैं, ठीक है। कहां से दिए जाते हैं सैलरी एंड अलाउंसेज? सैलरी एंड अलाउंसेज दिए जाते हैं चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं ये, भारत की संचित निधि पर भारित, भारत की संचित निधि पर क्या होते हैं? भारित होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इसके लिए संसद में डिस्कशन नहीं होता, ठीक है। वोटिंग वगैरह नहीं होती इसके लिए, ठीक है। तो कहां से? जो भारत की संचित निधि से ही दिया जाता है इनको भी, ठीक है। ये भी उसके ऊपर क्या होते हैं? भारित होते हैं। जो सैलरी एंड अलाउंसेज हैं उनको मतलब क्या नहीं कर सकते, उनको जो कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेज क्या नहीं किए जा सकते? कम नहीं किए जा सकते, यानी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेज, ये लिख लो आप, कैन नॉट बी वेरिड, कैन नॉट बी वेरिड टू दियर cannot be varied to their disadvantage during tenure, during tenure, ठीक है। यानी पदावधि के दौरान, पदावधि के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते, ठीक है। यानी अलाभकारी परिवर्तन अगर कम करोगे तो उनको तो अलाभकारी होगा उनके लिए, तो कम ज्यादा कर सकते लेकिन कम नहीं किए जा सकते, ठीक है। और लेकिन जो सैलरी और अलाउंसेज है जजेज की, वो क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान कम की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कैन बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय
आपातकाल के दौरान कम किए जा सकते हैं। वित्तीय आपातकाल के दौरान कम किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेंगे जिससे क्या है जो सैलरी एंड अलाउंसेस है वो क्या किए जा सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल के दौरान कम किए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो था सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। उसके बाद अब देखते हैं प्रिविलेज क्या मिले हुए हैं, उन्मुक्ति क्या मिली हुई है या विशेषाधिकार क्या मिले हुए हैं इनको। जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको क्या विशेषाधिकार मिले हुए हैं, इन चीजों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रिस्ट्रिक्शन, ओथ एंड परमिशन, सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं, मतलब एक एक दो दो पॉइंट है सभी में, उनको आपको ध्यान में रखना। उसके बाद रिमूवल ऑफ जजेज पढ़ेंगे, जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया वो थोड़ी सी ज्यादा लंबी है। ठीक है, तो सेकंड क्या है, प्रिविलेज या उन्मुक्तियां क्या है इनको। प्रिविलेज या उन्मुक्तियां, क्या प्रिविलेज या उन्मुक्तियां। ठीक है, जो फंक्शन किए हैं इनके द्वारा ड्यूरिंग ड्यूटी। ठीक है, यानी जो ड्यूटी के दौरान कार्य किए हैं, कर्तव्य किए हैं। ठीक है, जो कर्तव्य है वो कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट एंड विधानसभा, इन विधानमंडल, पार्लियामेंट एंड विधानमंडल, स्टेट में होता विधानमंडल। ठीक है, यानी संसद व तथा राज्य विधानमंडल में चर्चा नहीं की जा सकती उनके ऊपर। ये नहीं कि न्यायाधीश ने कोई फैसला सुना दिया और उसके ऊपर फिर संसद में चर्चा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो न्यायाधीश को हटाने की जो प्रोसेस है उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, डिस्कशन ओनली एट ओनली ऑन द रिमूवल प्रोसेस। ठीक है, यानी सिर्फ हटाने की प्रक्रिया पर चर्चा होती है। जब किसी जज न्यायाधीश को हटाना हो तब क्या होती है, सिर्फ संसद में प्रक्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जजेज के ऊपर। प्रिविलेज देख लिया, रिस्ट्रिक्शंस यानी प्रतिबंध क्या होते हैं इनके ऊपर, क्या प्रतिबंध होते हैं इनके ऊपर। कैन नॉट बी प्रैक्टिस, कैन नॉट बैन ऑन प्राइवेट प्रैक्टिस। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट, बैन ऑन प्राइवेट प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, यानी सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति के बाद जो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वकालत नहीं कर सकते, या वकालत पर क्या है, रोक है। ठीक है, अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो जज है रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट वकालत नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया। अब एक और देख लेते हैं, इसी में छोटा सा है, ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, यानी शपथ एवं प्रतिज्ञान। शपथ एवं प्रतिज्ञान, शपथ एवं प्रतिज्ञान तो क्या है, किसके द्वारा, बिफोर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के सामने या राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, और ए पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम, नॉमिनेटेड बाय हिम, या
इनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या इनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति, ठीक है। और जो ओथ के बारे में एक और याद रखना, जो ओथ एंड एफर्मेशन यानी ओथ है जो राष्ट्रपति सॉरी न्यायाधीश की, मैंने बताया था थर्ड शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, ओथ दिया हुआ है। तो यानी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की ओथ है वो कहां पे है, उसका वर्णन हमारे संविधान में थर्ड शेड्यूल में, ठीक है, तीसरी अनुसूची में, थर्ड शेड्यूल में यानी तीसरी अनुसूची में, ठीक है। किसमें, थर्ड शेड्यूल में क्या है, थर्ड शेड्यूल में है ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ और अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ठीक है। ये था, तो छोटे छोटे पॉइंट थे। प्रिविलेज देखा कि उनके द्वारा किए गए जो कार्य है वो कहाँ पे, वो संसद में या विधानमंडल में डिस्कस नहीं हो सकते, सिर्फ उनका जो रिमूवल प्रोसेस है वो डिस्कस होता है। रिस्ट्रिक्शंस क्या है उनके ऊपर, जो प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर रिटायरमेंट के बाद बैन लगा दिया जाता है। ओथ या अफर्मेशन क्या है, ओथ या अफर्मेशन है वो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेते हैं। और जो तीसरी शेड्यूल है या तीसरी अनुसूची है उसके अंदर ओथ ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं हम, अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे एडहोक जजेस के बारे में। एडहोक जजेस यानी तदर्थ जो न्यायाधीश होते हैं। एडहोक है, एडहोक का मतलब मैंने बताया था, जब मैंने बताया था एडहोक कमेटी, तो एडहोक का मतलब मैंने बताया था, एडहोक मैंने होता अस्थाई। अस्थाई मतलब होता है जब किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो उसको क्या कर लें, उस चीज के बारे में हम विचार कर लें और उस चीज को लागू कर दें, उसको बोलते हैं एडहोक, ठीक है। एडहोक जजेज, एडहोक जज क्या होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है। एडहोक जज क्या होते हैं, एडहोक जज मैंने बताया टेम्परेरी होते हैं, और ये किसमें है, ये आर्टिकल 127 में है, ठीक है, आर्टिकल 127 में है। और जो एडहोक जज, सबसे पहले तो देखें कि एडहोक जज का जो कंसेप्ट है हमने कहां से लिया, ये फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, यानी इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस का जो संविधान है वहां से हमने इसको लिया है, फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर हमने हमारे जो देश के संविधान है उसमें एडहोक जज या तदर्थ न्यायाधीश के जो कंसेप्ट को क्या किया है, अडॉप्ट किया है, ठीक है। अब जो एडहोक जजेस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी होते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट में होते थे लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी कर दिया, हाई कोर्ट में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एडहोक जज बनाने की नौबत कब आती है, जब हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति ना हो, ठीक है, यानी लैक ऑफ कोरम। कब होगा, लैक ऑफ कोरम, यानी गणपूर्ति या कोरम न हो, गणपूर्ति या कोरम न हो, ठीक है। ये किसके द्वारा, अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई, ठीक है, विद प्रीवियस या प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। ये किसके द्वारा, सीजेआई द्वारा, किसके द्वारा, सीजेआई द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, पूर्व सहमति से नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति को एडहोक जज अगर नियुक्त करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किससे, पहले राष्ट्रपति से सहमति लेंगे, ठीक है। अब किसको नियुक्त कर सकते हैं, हाई कोर्ट का कोई भी जज है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हो, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता क्या है कि वो लगातार 5 वर्षों तक क्या रहा हो, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट्स में क्या रहा हो, जो जज रहा हो या न्यायाधीश रहा हो, ठीक है।
कौन किसको अपॉइंट करेंगे? ए जज ऑफ हाई कोर्ट, ए जज ऑफ हाई कोर्ट हु शुड बी क्वालिफाइड, who should be qualified to appoint, qualified for the appointment of जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी क्या है वो? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश क्या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, यानी वो क्या हो कि भाई उसमें के अंदर इतनी क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए कि वो एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सके। उसी को क्या है, उसी को एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट किया जाता है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिस भी हाई कोर्ट के जज को, जिस भी हाई कोर्ट के जज को एडहॉक जज अगर अपॉइंट करेंगे तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी क्या करेंगे, वो कंसल्ट करेंगे। ठीक है, सीजेआई आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ, सीजेआई अपॉइंट्स करते हैं आफ्टर द कंसल्टेशन विद, सीजेआई अपॉइंट्स आफ्टर द कंसल्टेशन विद किसके साथ? हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। ठीक है, यानी सीजेआई उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करते हैं, मुख्य न्यायाधीश से सलाह करते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेंगे और क्या जिस भी हाई कोर्ट के जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हो उसको एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट करेंगे उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह करने के बाद। ठीक है, और जब एक एडहॉक जज अगर अपॉइंट हो जाता है तो सारे के सारे पावर है, जो प्रिविलेज है, जो विशेषाधिकार है, यानी क्षेत्राधिकार, ज्यूरिसडिक्शन है, सारे के सारे किसके प्रयोग करते हैं? वो एक जज के प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी एक्सरसाइज या इंजॉय ऑल ज्यूरिसडिक्शन पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सभी शक्तियां, न्यायाधीश की सभी शक्तियां, क्षेत्राधिकार तथा विशेषाधिकार, क्षेत्राधिकार तथा विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी अगर वो एडहॉक जज होगा तो क्या है, वो ये मान लिया जाएगा कि हाँ अब क्या किसका जज है, ये सुप्रीम कोर्ट का जज है, लेकिन वो टेम्परेरी पीरियड के लिए होगा। ठीक है, किसके लिए होगा? वो टेम्परेरी पीरियड के लिए होगा। जब अगर कोई परमानेंट जजेज अपॉइंट होकर आ जाएगा तो फिर क्या है, उसको वहां से कार्यभार से मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये देख लिया एडहॉक जज के बारे में। एक बार देखो आर्टिकल 127 में है, सोर्स फ्रांस का जो संविधान है वहां से हमने, वहां के संविधान से प्रेरित होकर हमने क्या हमारे संविधान में एडहॉक जज का जो कंसेप्ट है वो अडॉप्ट किया है। कब? जब जो गणपूर्ति पूरी न हो या कोरम पूरा न हो, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद। ठीक है, कोई भी जज, हाई कोर्ट का जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो उसी को एडहॉक जज अपॉइंट किया जाएगा और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ सलाह करके, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ क्या करेंगे, सलाह करेंगे। ठीक है, और जो एडहॉक जज है वो सारे के सारे ज्यूरिसडिक्शन या क्षेत्राधिकार है, पावर, शक्तियां, प्रिविलेजेज यानी विशेषाधिकार है, एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो होती हैं सभी के सभी वो प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये था एडहॉक जज यानी तदर्थ न्यायाधीश के बारे में। ठीक है, उसके बाद
आगे देखेंगे हम रिटायरमेंट जज। रिटायर्ड जज होते हैं, जो रिटायर्ड जो जज होते हैं उनको भी रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि आइए आप जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वहां पे सेवाएं दीजिए, आपको से अनुरोध किया जाता है। वो उनकी स्वेच्छा होती है कि वो उसको यस करें या नो करें। अगर यस करते हैं तो फिर वो क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो योग्यता है सॉरी सेवाएं देते हैं, और वो भी टेम्परेरी पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 128 में है ये। नेक्स्ट क्या है, एडहोक जज के बाद रिटायर्ड जज, ठीक है, यानी सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और ये किसमें, आर्टिकल 128 में ये है, ठीक है। आर्टिकल 128 में अनुच्छेद 128 में है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, क्या कर सकते हैं वो, एक जो रिटायर्ड जज है उससे क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट टू द रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो जज है यहाँ पे इतनी योग्यता उसके पास होनी चाहिए कि वो क्या हो, एक चीफ जस्टिस ऑफ मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सके। यानी जो रिटायर्ड जज है वो कम से कम 5 साल तो जज रहा हो हाई कोर्ट में, कहने का मतलब ये है, ठीक है। वो क्या है, एक चीफ जस्टिस रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, उनसे अनुरोध कर सकता है, ठीक है। क्या अनुरोध कर सकता है कि कैन रिक्वेस्ट टू द रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू एक्ट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त, ठीक है, सेवानिवृत्त, यहां पे सेवानिवृत्त आएगा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के कार्य के लिए अनुरोध कर सकते हैं। कार्य के लिए क्या कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं। और ये भी किसके साथ करेंगे, विद प्रायर कंसेंट ऑफ और प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसमें भी जरूरी है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है, ठीक है। अब देखो जो रिटायर्ड जज है वो एक न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे, तो क्या करेंगे, वो इंजॉय करेंगे। मैंने बताया था कि क्या ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्राधिकार, ठीक है, और क्या पावर्स, शक्तियां, एंड प्रिविलेज, विशेषाधिकार। प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार किसके, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं माने जाएंगे, ठीक है। शैल नॉट बी, यानी नो, डज नॉट बी डीम्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं माने जाएंगे। इनको बस टेम्परेरी पीरियड के लिए क्या सेवाएं देने के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये थे रिटायर्ड जज के बारे में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश से क्या कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं कि आइए आप न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दीजिए। और ये किसके साथ करेंगे, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ करेंगे। ये सारे के सारे क्षेत्राधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के, उनको क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जज नहीं माने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। तो ये था क्या,
रिटायर्ड जज जो आर्टिकल 128 में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिंग जज चीफ जस्टिस। अब किसके बारे में देखेंगे? अब हम देखेंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस हमारे संविधान में आर्टिकल 126 में है, आर्टिकल 126 में। एक्टिंग जज चीफ जस्टिस, सॉरी, यानी कार्यकारी या कार्यवाहक कौन? मुख्य न्यायाधीश। अब आपको पता लग गया कार्यवाहक, तो इसका मतलब ये क्या है? ये तो फिर बाद में बनेगा। और ये किसमें है? ये आर्टिकल 126 में है, आर्टिकल 126 में। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी जज को, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को एक्टिंग चीफ जज बना सकते हैं। ठीक है, अपॉइंट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, यानी राष्ट्रपति क्या? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति सॉरी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, कब नियुक्त करेंगे? क्या मैटर होगा? वहन कब? पहला तो क्या, अगर जो पोस्ट है वो क्या हो? वैकेंट हो। ऑफिस वहन वैकेंट, ऑफिस वैकेंट, ऐसे लिख लो, वहन ऑफिस क्या हो? वैकेंट हो। ठीक है, यानी पद क्या हो? खाली हो। दूसरा क्या है? दूसरा है अगर वो अब्सेंट हो, टेम्परेरी अब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, क्या हो? अनुपस्थित हो। और तीसरा क्या है? वो हो इनकैपेबल, नॉट एबल कैपेबल टू वर्क, यानी असमर्थ हो। तो इन केसेस में क्या है? इन केसेस में एक्टिंग जो चीफ जस्टिस है आर्टिकल 126 के तहत अपॉइंट किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ये था एक्टिंग चीफ जस्टिस। इतनी ही बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं हम रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, सॉरी रिमूवल ऑफ जज, यानी न्यायाधीश को हटाने की जो बात है उसके बारे में देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, रिमूवल ऑफ जज। रिमूवल ऑफ जज यानी न्यायाधीश को हटाना। और किसमें है ये? आर्टिकल 124 क्लोज 4 में। ठीक है, अनुच्छेद 124 क्लोज 4 में ये चीज दी हुई है। ठीक है, जो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले तो क्या है? प्रोसेस क्या है? सिमिलर टू प्रोसेस सिमिलर टू impeachment ऑफ प्रेसिडेंट, impeachment ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया। देखो जैसी बोला मैंने, कहीं भी हमारे संविधान में ये नहीं लिखा हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनको इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन जो प्रोसेस है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया है।
ठीक है, यानी जैसी प्रक्रिया है, ये संविधान में लिखा हुआ ही नहीं कि जज को इम्पीचमेंट प्रोसेस से हटाया जाएगा, ये ऐसे कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या बेस रहेगा रिमूव करने का, उनको रिमूवल का बेस क्या रहेगा, आधार क्या रहेगा, या तो क्या हो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यानी ये साबित हो जाए कि क्या है ये सिद्ध कदाचार या साबित कदाचार, ये मिसबिहेव किया है। ठीक है, या फिर क्या हो वो इनकैपेसिटी हो उनके अंदर, यानी असमर्थता हो, क्या हो असमर्थता हो, तो क्या है दोनों केसेस में क्या कर दिया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया जाएगा। ठीक है, और जो हटाने की प्रोसेस है, देखो ये बात कही है कि न्यायाधीश को हटाया जा सकता है आर्टिकल 124 में, जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल, प्रोसेस ऑफ रिमूवल बाय पार्लियामेंट, आर्टिकल 124 क्लोज 5 में, ये याद रखना, यहां पे 4 है, यहां पे 5 है। ठीक है, यानी जो संसद में द्वारा हटाने की प्रक्रिया कहां पे है, हटाने की प्रक्रिया कहां पे है, आर्टिकल 124 क्लोज 5 में दिया हुआ। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं। जो राष्ट्रपति के महाभियोग के जैसी प्रक्रिया है, आधार क्या रहेंगे, या तो सिद्ध कदाचार, साबित कदाचार हो, प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो, या असमर्थता हो यानी इनकैपेसिटी हो, और जो संसद द्वारा हटाने की प्रक्रिया है उसका वर्णन कहां पे किया गया है, ये आर्टिकल 124 क्लोज 5 में किया हुआ। ठीक है, अब देखते हैं रिमूवल मोशन कैसे आता है। ठीक है, ये हो गया, अब रिमूवल मोशन देखते हैं। रिमूवल मोशन, जो राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है, रिमूवल मोशन, यानी हटाने का प्रस्ताव, हटाने का प्रस्ताव है, इन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ हाउस, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ हाउसेज, दोनों सदनों में रखा जा सकता है, दोनों सदनों में रखा जा सकता है। ठीक है, दोनों सदनों में रखा जा सकता है, और क्या है, जो हटाने का प्रस्ताव हो राष्ट्रपति को संबोधित होगा। ठीक है, एड्रेस टू प्रेसिडेंट, उसमें किसको संबोधित किया होगा, एड्रेस टू प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को संबोधित, क्या होगा वो राष्ट्रपति को, क्या होगा राष्ट्रपति को संबोधित होगा। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के नाम से क्या मतलब, राष्ट्रपति के नाम क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति के नाम उसको संबोधित किया जाएगा कि राष्ट्रपति महोदय हम ऐसा ऐसा प्रस्ताव सदन में लेके आना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर प्रस्ताव लोकसभा में आएगा तो वो 100 सदस्यों के द्वारा साइन होना चाहिए। ठीक है, इन लोकसभा साइंड बाय 100 मेंबर्स। ठीक है, लोकसभा में अगर आता है 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, 100 सदस्यों द्वारा क्या होगा, हस्ताक्षरित होगा। अगर राज्यसभा में आता है, राज्यसभा में लेके आना चाहते हो तो क्या, साइंड बाय 50 मेंबर्स, 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित। ठीक है, राज्यसभा में 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, उसके ऊपर कितने, 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए, लोकसभा में आए तो 100 सदस्य और राज्यसभा में आए तो 50 सदस्यों द्वारा क्या होना चाहिए, वो हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जो स्पीकर है या चेयरमैन है, उनको अगर सही लगे तो वो उसको एडमिट कर सकते हैं, अगर सही ना लगे तो वो एडमिट करने से इनकार कर सकते हैं। ठीक है, स्वीकार कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं। स्पीकर अगर लोकसभा की बात करें, चेयरमैन अगर राज्यसभा की बात करें, कैन एडमिट और
रिफ्यूज टू एडमिट, ठीक है, यानी अध्यक्ष या सभापति क्या कर सकते हैं, स्वीकार या इनकार कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं, ठीक है। यानी सभापति को लगे हाँ ठीक है भाई, जो सदन में सदस्य बोल रहे हैं 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित है लोकसभा में या राज्यसभा में 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित जो प्रस्ताव है वो सही है, तो क्या है फिर उसको स्वीकार कर ले। और ये लगता है कि नहीं ये तो निराधार है, तो उसको क्या कर सकते हैं, वो इनकार भी कर सकते हैं। अब अगर स्पीकर या चेयरमैन द्वारा अगर वो एडमिट कर लिया जाता है, ठीक है, एडमिटेड बाय स्पीकर और चेयरमैन, स्पीकर या चेयरमैन, ठीक है, यानी अध्यक्ष या सभापति द्वारा अगर स्वीकार कर लिया जाता फिर क्या होगा, फिर ये क्या, ये जो स्पीकर या चेयरमैन है क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूटेड 3 मेंबर्स कमेटी, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 3 मेंबर्स कमेटी, 3 सदस्यीय समिति बनती है, ठीक है। उस समिति में कौन कौन होते हैं, उस समिति में एक तो होते हैं प्रेजेंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेजेंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो मुख्य न्याय जो सर्वोच्च न्यायालय में क्या है उस समय पे कोई जज है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, किसी एक जो हाई कोर्ट का क्या होगा, चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है। और कौन होगा, और होगा जो एक विधिवेता व्यक्ति हो, ठीक है, यानी विधिवेता का मतलब क्या है, विधिवेता का मतलब क्या है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट जो हो या क्वालिफाइड ज्यूरिस्ट जिसको बोला जाता है, क्वालिफाइड ज्यूरिस्ट पर्सन होगा, यानी विधिवेता, विधि का ज्ञाता होगा, विधि ज्ञाता या विधिवेता आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 3 सदस्य क्या है, 3 सदस्यों की समिति बनेगी और ये कमेटी क्या करेगी, ये कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी, क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, यानी जांच करेगी कि जो कदाचार के आरोप लगे हैं या जो असमर्थता के आरोप लगे हैं, अगर ये क्या है, ये सही है या गलत है, ठीक है। अब जांच करने के बाद अगर ये पाते हैं, यदि ये कमेटी क्या है, ये कमेटी जो ये लगता है कि हाँ इस व्यक्ति के ऊपर जो कदाचार के आरोप लगे हैं वो सही है, ठीक है, यानी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर है, इफ कमेटी फाइंड्स, समिति पाती है क्या कि जो गिल्टी जो जज है वो क्या है, गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर है और सफरिंग फ्रॉम इनकैपेसिटी, सफरिंग फ्रॉम इनकैपेसिटी, ठीक है, यानी जो कदाचार है, साबित कदाचार हो जाता है, साबित कदाचार या असमर्थ पाया जाता है कमेटी द्वारा, ठीक है। अगर ये पाया जाता है तो मैं इसको साफ कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपने ये चीजें नोट कर ली होगी, मैं इसको साफ करके उसके बाद इसको आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में बोर्ड को डिवाइड कर लिया, ठीक है। एक बार देख लो यहां तक, जो दोनों सदनों में रखा जाता है, रिमूवल मोशन है, राष्ट्रपति को संबोधित होता है, अगर लोकसभा में रखा जाएगा तो 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, राज्यसभा में तो लोकसभा में 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, राज्यसभा में 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। और फिर स्पीकर है अगर राज्य लोकसभा की बात है, चेयरमैन अगर राज्यसभा की बात है, तो क्या करेंगे, उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं या अस्वीकार भी कर सकते हैं। अगर वो अस्वीकार कर लेते हैं तो एक 3 सदस्यीय समिति का निर्माण करता है इसमें जांच करने के लिए। उसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान में जो न्यायाधीश होता है, एक किसी भी एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और एक विधि ज्ञाता या जो है क्वालिफाइड ज्यूरिस्ट होता है। अगर ये कमेटी पाती है कि भाई जो जज है जिसके ऊपर जो मिसबिहेवियर के आरोप लगे हैं वो क्या है, वो गिल्टी है उस चीज में या फिर वो असमर्थता से क्या है, असमर्थ है कार्य करने में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद जो मोशन है वो मोशन फिर इसको मैं साफ कर देता हूं, अब फिर यहां से स्टार्ट करेंगे। आपको पेज पे नीचे लिखते जाना इन चीजों को ऐसे, ठीक है, एक प्रोसेस बन जाएगी और पूरी प्रोसेस आपको फिर समझ में भी आ जाएगी। तो क्या है, अब देखो अगर ये मतलब
ये हो गया भाई, कमेटी ने पता लग गया कि ये तो कदाचार से इसके ऊपर साबित हो गई या असमर्थ है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, फिर क्या होगा, जो मोशन है पास्ड बाय बोथ द हाउसेज बाय स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। प्रस्ताव जो हटाने का प्रस्ताव है दोनों सदनों द्वारा, प्रस्ताव है जो दोनों सदनों द्वारा क्या, विशेष बहुमत से पारित, विशेष बहुमत से पारित, ठीक है। और विशेष बहुमत मैंने 4 प्रकार के विशेष बहुमत बताए थे, उसमें से एक बताया था 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, इससे पास कर लिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या है, ये किसके पास जाएगा, ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। दोनों सदनों से अगर पास हो जाता तो किसके पास जाएगा, वो जाएगा प्रेजेंट टू प्रेसिडेंट, किसके पास, प्रेजेंट टू प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा। और ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा इन दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन सेम सेशन, इन सेम सेशन, ठीक है। यानी उसी सत्र में, राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है। यानी जिस सत्र में जो दोनों सदनों में पास हुआ उसी सत्र में क्या जाएगा, वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, नहीं 6 महीने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, नहीं उसी सत्र के दौरान राष्ट्रपति के पास जाएगा। और फिर अगर राष्ट्रपति स्वीकृति दे देते तो प्रेसिडेंट पास्ट एन ऑर्डर ऑफ रिमूवल, राष्ट्रपति हटाने का निर्देश पारित करते हैं, हटाने का जो आदेश पारित करते हैं। और इस तरह से एक जज को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। देखो, अगर स्पीकर या चेयरमैन ने ये एडमिट किया कि हाँ ये जो प्रस्ताव लेके आया गया ये सही है, तो उसके बाद क्या, फिर 3 सदस्यीय समिति बनी। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान के न्यायाधीश थे, एक किसी भी एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, एक कोई विधि व्याता था। उन्होंने जांच की, जांच करने के बाद अगर ये पाया जाता है कि इस व्यक्ति के ऊपर जो कदाचार है वो सिद्ध होते हैं, साबित होते हैं, या ये व्यक्ति असमर्थ है, तो जो प्रस्ताव है वो दोनों सदनों में पास हो जाएगा विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत। और फिर क्या है, वो राष्ट्रपति को की स्वीकृति के लिए जाता है। जिस भी सेशन में संसद में पारित होता है उसी सेशन में राष्ट्रपति के पास जाना अनिवार्य है। और फिर उसके बाद राष्ट्रपति क्या है, उनके रिमूवल का एक आदेश पारित कर देते हैं, ठीक है। तो ये था जो छोटे छोटे टॉपिक थे, लेकिन आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यही था कि रिमूवल ऑफ जज, यानी राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए, आर्टिकल 124 क्लोज 4 में है, और जो प्रोसेस है वो 124 क्लोज 5 में है। इन चीजों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी और सभी चीजों को आप समझ पाने में भी सक्षम होंगे। और आप प्लीज नोट डाउन जरूर कीजिए सभी चीजों को, अपने नोट्स, क्लास नोट्स जरूर तैयार कीजिए। और जल्दी ही हमारा जो पॉलिटी का सिलेबस है वो खत्म होने वाला है। उसके बाद फिर एक और बेहतरीन सब्जेक्ट के साथ और बेहतरीन क्लासेज के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आपके सामने होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे हमसे जुड़ सके और निःशुल्क जो बिल्कुल फ्री जो कंटेंट है उनको प्रोवाइड करवा सके, और जो बिल्कुल निःशुल्क तरीके से उनकी तैयारी हो सके। उसके लिए आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी जिस भी ग्रुप्स में आप हो, व्हाट्सएप में या फेसबुक में, जहां भी सोशल मीडिया पे आप किसी ग्रुप में ऐड हो, वहां पे चैनल के लिंक को शेयर करने का काम कीजिए। और कमेंट्स के माध्यम से हमको बताइए कि हमारी जो पॉलिटी की सीरीज कैसी चली हुई है। और अगर कोई सुझाव भी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट के माध्यम से आप पहुंचा सकते हो। और आप इस चैनल पे जुड़े हो, इतना सहयोग कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, प्रेम दे रहे हो, उस प्यार, प्रेम और सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के लिए।
के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।